जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री में दोस्तों आपने जाना है तो आपको पता होगा ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग तो इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में रिफ्यूजी डाल देंगे और वहाँ पे काम करने लग जाएंगे। तो हमने दोस्तों आपको मैं पासपोर्ट अपना दिखाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे वीजे हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। बहुत सारे दोस्तों पासपोर्ट के पेजेस हैं हमारे भरे हुए हैं। ऐसा कोई पेज आपको मिलेगा जो खाली होगा। तो हमने काफ़ी सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं साउथ कोरिया में अगर आप जाने वाले हैं, साउथ कोरिया का वीज़ा ले लिया है या लेने वाले हैं या इन फ्यूचर में कभी आपने सोचना है, तो वहाँ की इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस हमारा रहा था। क्योंकि जब हम साउथ कोरिया में गए थे तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे क्या पूछा था या क्या नहीं पूछा था, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे हमसे मांगे जाते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको पता होगा कि साउथ कोरिया का ई वीज़ा मिलता है, स्टिकर वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि इसके पेज पर छप करके नहीं आता है। ई वीज़ा के लिए आपको आपके आसपास का जो भी VFS सेंटर होता है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वालों के लिए दिल्ली होता है, तो दिल्ली VFS सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जाने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए आप चेकलिस्ट देख सकते हैं। साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए हो साउथ कोरिया के वीज़ा से रिलेटेड तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप VFS में जाएंगे, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। 54-5500 रुपये इनकी फीस होती है। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जब आपका पासपोर्ट कुरियर से घर पे आएगा तो लिफाफा खोलेंगे तो पासपोर्ट के साथ में अलग से एक आपको प्रिंट आउट निकलेगा, PDF निकलेगा, वो आपका वीज़ा होता है। तो दोस्तों ये वीज़ा अगर आपका आया है तो साथ में पेज निकलेगा, नहीं तो अकेला पासपोर्ट निकलेगा। इसका मतलब है आपको वीज़ा उन्होंने नहीं दिया है। तो जैसे आपका वीज़ा आता है अब आपको टिकट्स करानी पड़ती है। टिकट्स दोस्तों आपको या तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं साउथ कोरिया, सियोल की, इंजन की, या आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी करवा सकते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो हमारे केस में हमने कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। हम यहाँ से पहले जापान गए थे और जापान से साउथ कोरिया गए थे। तो दोस्तों जब भी आपको साउथ कोरिया जाना है तो आपको पता होगा जब एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो एयरपोर्ट में जाने के साथ ही आपको वहाँ पे बोर्डिंग पास करवाना पड़ता है, बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। बोर्डिंग पास कौन देता है? जो एयरलाइन कंपनी जिसकी आपने टिकट बुक की थी, फॉर इंडिया, एयर इंडिया हो गया, आपका जापान एयरलाइन हो गया, या किसी भी तरह की vietjet-air.com हो गया, जिस कंपनी की आपने एयरलाइन की आपने टिकट करवाई थी उनके काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा। हालांकि आपको फ्लाइट नंबर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी कि अगर मान लो साउथ कोरिया सियोल के अंदर आपकी 8 बजे की फ़्लाइट है तो आप जैसे ही इंटर करेंगे 8 बजे की फ़्लाइट है, आपको इस काउंटर नंबर पर जाना है। उस काउंटर पर जाएंगे तो जाने के बाद में वहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर लगे होंगे, वहाँ पे मैडम सर आपके बैठे होंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको उनको पासपोर्ट पकड़ाना है। दोस्तों जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, जो आपके पासपोर्ट पे आपकी शक्ल दे करके ठप्पा लगा करके आपको जाने देते हैं, वो एक अलग काम उनका रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैं मानता हूँ कि आपका बोर्डिंग पास देने वालों का, एयरलाइन कंपनी का होता है। वो आपका पास, वो आपका देखेंगे कि आपने वहाँ का वैलिड वीज़ा ले रखा है, उसको स्कैन वगैरह करेंगे, आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे, उनके पास में डेटा आ जाएगा, फिर आपको वो बोर्डिंग पास इशू कर देंगे। दोस्तों एक 7 किलो का बैग होता है जो आप साथ में कैरी ऑन लेके जा सकते हैं। 20 किलो का, 23 किलो का, 30 किलो का कोई चेक इन बैगेज है तो उसको आप वहाँ पर भी रख देंगे, वो आपका लेकर के चले जाएंगे, वो आपको लास्ट डेस्टिनेशन पर आपको मिल जाने वाला है। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स में जा रहे हैं तो आपको दोस्तों एक से ज़्यादा बोर्डिंग पास भी मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फ़्लाइट का अलग अलग बोर्डिंग पास होगा। तो कोशिश करें कि वहीं से ही आप आगे के बोर्डिंग पास भी ले लें, ताकि आपको बीच वाली कंट्री के अंदर चेकआउट ना करना पड़े, वहाँ के वीज़े की रिक्वायरमेंट भी आपको ना हो। तो जैसे ही बोर्डिंग पास आपने ले लिया उसके बाद में आपको सिक्योरिटी करवानी पड़ेगी, वहाँ पर आपका ठप्पा वगैरह लग जाएगा और उसके बाद में आपके कपड़े सारे चेक करेंगे, कोई आपको कुछ इस तरह का कोई हथियार तो नहीं लेकर के जा रहे हो, कोई लिक्विड तो नहीं है आपके पास में। उसके बाद में आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना है, वो देखेंगे, वो ज़्यादा परेशान आपको नहीं करते हैं। वो देखेंगे आपके पास वीज़ा है, बोर्डिंग पास है तो भी उसको आपको ये मानेंगे कि आपके पास वीज़ा है। फिर आपकी डिपार्चर की स्टैंप यहाँ पे लगा देंगे कि ये व्यक्ति यहाँ से जा चुका है, दिल्ली से छोड़ चुका है, इंडिया को छोड़ चुका है। फिर आपको फ्लाइट में जाकर के बैठ जाना है। तो दोस्तों फ्लाइट में बैठने के बाद आप जिस भी कनेक्टिंग कंट्री में जाते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र लेते हैं। लास्ट में जाकर के जब साउथ कोरिया में पहुँचते हैं, हमारे केस में हम सियोल के इंचिंग जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ पर हम पहुँच गए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमने उतरते ही जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 2 लाइनें अलग अलग लगी हुई थी। एक थी वहाँ के लोकल जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए थी, जो कि बड़ा ही फास्ट प्रोसेस था, उनका चिप वाला पासपोर्ट था, पासपोर्ट लगाओ और उनका सीधा ही वहाँ से एंट्री हो रही थी। लेकिन जो फॉरेन पासपोर्ट वाले थे उनके लिए अलग लाइन लगी हुई थी, उनको वहाँ पर जाकर के लाइन में लगना पड़ता था। तो हम वहाँ पर लाइन में जाकर के लग गए, 2-4 मिनट बाद हमारा नंबर आ गया था। जैसे ही दोस्तों हम 2 जने गए थे तो हमने उस ऑफिसर को पासपोर्ट पकड़ाया। तो पासपोर्ट देखने के बाद में उनको वीज़ा की जो PDF थी दोस्तों वो भी हमने प्रिंट आउट दे दिया। तो दोस्तों उन्होंने वहाँ पर देखा, वो बोले कि आपके पास में कितने दिनों के लिए आप
यहाँ पे साउथ कोरिया में आए हो। तो मैंने बोला 3 डेज़ के लिए, उनको बोला कि मैंने 3 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आपके पास में रिटर्न की टिकट है क्या, वापसी आप जाएंगे, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? तो हमने ऑलरेडी रिटर्न की टिकट जो कि बिल्कुल पेड थी दोस्तों, वो करवा रखी थी, वो मेरे फ़ोन के अंदर थी, वो मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था। तो जैसे ही मैंने फ़ोन से उसको जूम करके उनको ऑफिसर को दे दी तो उन्होंने वो देखा, तो वो सेटिस्फाई हो गए कि इस व्यक्ति के पास में वापस जाने की टिकट है। तो ऐसा करने के बाद में उन्होंने ये स्टिकर लगा करके दे दिया दोस्तों। इस तरह का स्टिकर लगा था, यहाँ पे नाम वगैरह लिखा है, कितने दिन की एंट्री मिली है। तो यहाँ पे 7 अक्टूबर से 6 नवंबर की, मतलब 30 दिन की एंट्री उन्होंने दे दी है। ये C3 वीज़ा था। तो इस तरह से उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस होटल में जाओगे, कहाँ रुकोगे, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि कितने दिनों के लिए आपने जाना है और वापसी की टिकट आपके पास है तो उसको दिखा दो। और मेरे पीछे जो मेरे दोस्त थे उनसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बता दिया होगा कि हम दोनों साथ में हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट स्टिकर उनका लगा दिया 1 महीने का, या जितना भी आपको वीज़ा 30 दिन का मिला है, 90 दिन का मिला है, 60 दिन का मिला है। बाहर आने के बाद में आपको अपनी बस लेनी है, टैक्सी लेनी है, कार लेनी है, कोई फ्रेंड आ रहा है, उस तरह से आप अपना वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम मात्र 3 दिन के लिए वहाँ रुके थे दोस्तों। साउथ कोरिया से रिलेटेड किसी भी तरह की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।